आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण -24 हाथ से पैदा करने वाले और पोतलों के अमीर। अमिल द्रव्यहु यत्नते मिले सुअवसर पाए, संचितु रक्षा बिना स्वतः नष्ट हो जाए। जोड़ हितोपदेशे। मदन मोहन का पिता पुरानी चाल का आदमी था। वह अपना बूता देखकर काम करता था और जो करता था वह कहता नहीं फिरता था। उसने केवल हिंदी पढ़ी थी। वह बहुत सीधा सादा मनुष्य था, परंतु व्यापार में बड़ा निपुण था। साहूकारे में उसकी बड़ी साख थी। वह लोगों की देखा देखी नहीं, अपनी बुद्धि से व्यापार करता था। उसने थोड़े व्यापार में अपनी सावधानी से बहुत दौलत पैदा की थी। इस समय जिस तरह बहुधा मनुष्य तरह तरह की बनावट और अन्याय से औरों की जमा मारकर साहूकार बन बैठते हैं, सोने चांदी की जगमगाहट के नीचे अपने घोर पापों को छिपाकर सज्जन बनने का दावा करते हैं, धन को अपनी पाप वासना पूरी करने का एक साधन समझते हैं, ऐसा उसने नहीं किया था। वह व्यापार में किसी को कसर नहीं देता था, पर आप भी किसी से कसर नहीं खाता था। उन दिनों कुछ तो मार्ग की कठिनाई आदि के कारण हर एक धुने जुलाहे को व्यापार करने का साहस न होता था, इसलिए व्यापार में अच्छा नफा था। दूसरे वह वर्तमान दशा और होनहार बातों का प्रसंग समझकर अपनी सामर्थ्य मुजब हर बार नए रोजगार पर दृष्टि पहुंचाया करता था। इसलिए मक्खन उसके हाथ लग जाता था, छाछ में और रह जाते थे। कहते हैं कि एक बार नई खान के पन्नैन की खड़ बाजार में बिकने आई, परंतु लोग उसकी असलियत को न पहचान सके। उससे खरीदकर नगीना बनवाने का किसी को हौसला न हुआ, परंतु उसकी निपुणाई से उसकी दृष्टि में यह माल जच गया था, इसलिए उसने बहुत थोड़े दामों में खरीद लिया और उसके नगीने बनवाकर भली भांत लाभ उठाया। उसी समय से उसकी जड़जमी और पीछे वह उसे और व्यापार में बढ़ाता गया, परंतु वह आप कभी बढ़कर न चला। वह कुछ तकलीफ से नहीं रहता था, परंतु लोगों की झूठी भड़क दिखाने के लिए फिजूल खर्ची भी नहीं करता था। उसकी सवारी में नागौरी बैलों का एक सुशोभित तानगा था, और वह खासे मलमल से बढ़कर कभी वस्त्र नहीं पहनता था। वह अपने स्थान को झाड़ पोंछ कर स्वच्छ रखता था, परंतु झाड़ फूस आदि को फिजूल खर्ची में समझता था। उसके मकान और दुकान पर बहुत थोड़े आदमी नौकर थे, परंतु हर एक मनुष्य का काम बटा रहता था, इसलिए बड़ी सुगमता से सब काम अपने अपने समय होता चला जाता था। वह अपने धर्म पर दृढ़ था, ईश्वर में बड़ी भक्ति रखता था। प्रतिदिन प्रातःकाल घंटा डेढ़ घंटा कथा सुनता था और दरिद्री दुखिया अपहाजों की सहायता करने में बड़ी अभिरुचि रखता था, परंतु वह अपनी उदारता किसी को प्रकट नहीं होने देता था। वह अपने काम धंधे में लगा रहता था, इसलिए हाकिमों और रईसों से मिलने का उसे समय नहीं मिल सकता था, परंतु वह वाजबी राह से चलता था, इसलिए उसे बहुधा उनसे मिलने की कुछ आवश्यकता भी न थी, क्योंकि देशोन्नति का भार पुरानी रूढ़ी के अनुसार केवल राजपुरुषों पर समझा जाता था। वह महंती था, इसलिए तंदुरुस्त था। वह अपने काम का बोझ हरगिज औरों के सिर नहीं डालता था। हाँ, यथाशक्ति वाजबी बातों में औरों की सहायता करने को तैयार रहता था। परंतु अब समय बदल गया। इस समय मदन मोहन के विचार और ही हो रहे हैं। जहाँ देखो अमीरी ठाठ, अमीरी कारखाने, बाग की सजावट का कुछ हाल हम पहले लिख चुके हैं। मकान में कुछ उससे अधिक चमत्कार दिखाई देता है। बैठक का मकान अंग्रेजी चाल का बनवाया गया है। उसमें बहुमूल्य शीशे बर्तन के सिवाय तरह तरह का उम्दा से उम्दा सामान मिसल से लगा हुआ है। सहन इत्यादि में चीनी की ईंटों का सुशोभित फर्श कश्मीर के गलीचों को मात करता है। तबेले में अच्छी से अच्छी बिलायती गाड़ियाँ और अरबी केप बेला आदि की उम्दा जोड़िए अथवा जीनसवारी के घोड़े बहुतायत से मौजूद हैं।
साहब लोगों की चिट्ठियां नित्य आती जाती हैं। अंग्रेजी तथा देसी अखबार और मासिक पत्र बहुत से लिए जाते हैं और उनमें से खबरें अथवा आर्टिकलों को कोई देखे या न देखे, परंतु सौदागरों के इश्तहार अवश्य देखे जाते हैं। नई फैशन की चीजें अवश्य मंगाई जाती हैं। मित्रों का जलूसा सदैव बना रहता है और कभी कभी तो अंग्रेजों को भी बोल दिया जाता है। मित्रों के सत्कार करने में यहाँ किसी तरह की कसर नहीं रहती है और जो लोग अधिक दुनियादार होते हैं उनकी पूजा बहुत ही विश्वासपूर्वक की जाती है। मदन मोहन की अवस्था 25-30 बरस से अधिक न होगी। वह प्रगट में बड़ा विवेकी और विचारवान मालूम होता है। नए आदमियों से बड़ी अच्छी तरह मिलता उसके मुख पर अमीरी झलकती है। वह वस्त्र सादे परंतु बहुमूल्य पहनता है। उसके पिता को व्यापारी लोगों के सिवाय कोई नहीं जानता था, परंतु उसकी प्रशंसा अखबारों में बहुधा किसी न किसी बहाने छपती रहती है और वह लोग अपनी योग्यता से प्रतिष्ठित होने का मान उसे देते हैं। अच्छा, मदन मोहन में उन्नति की अथवा अवनति की इस विषय में हम इस समय विशेष कुछ नहीं कहा चाहते, परंतु मदन मोहन में ये पदवी कैसे पाई, पिता पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, इसका कारण इस समय दिखाया चाहते हैं। मदन मोहन का पिता आप तो हर एक बात को बहुत अच्छी तरह समझता था, परंतु अपने विचारों को दूसरे के मन में उसका स्वभाव पहचान कर बैठा देने की सामर्थ्य उसे न थी। उसने मदन मोहन को बचपन में हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए अच्छे उस्ताद नौकर रख दिए थे, परंतु वह क्या जानता था कि भाषा ज्ञान विद्या नहीं, विद्या का दरवाजा है। विद्या का लाभ तो साधारण रीति से बुद्धि की तीक्ष्ण होने पर और मुख्य कर के विचारों के सुधरने पर मिलता है। जब उसको ये भेद प्रकट हुआ, उसने मदन मोहन को धमका कर राह पर लाने की युक्ति विचारी, परंतु वह नहीं जानता था कि आदमी धमकाने से आंख और मुख बंद कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पैरों में पड़ सकता है, कहो जैसे कह सकता है, परंतु चित्त पर असर हुए बिना चित्त नहीं बदलता और सत्संग बिना चित्त पर असर नहीं होता। जब तक अपने चित्त में अपनी हालत सुधारने की अभिलाषा न हो, औरों के उपदेश से क्या लाभ हो सकता है। मदन मोहन का पिता मदन मोहन को धमका कर उसके चित्त का असर देखने के लिए कुछ दिन चुप हो जाता था, परंतु मदन मोहन की मन दुखने के विचार से आप प्रबंध न करता था और इस देरदार का असर उल्टा होना था। हरकिशोर, शंभुलाल, चुन्नीलाल वगैरह मदन मोहन की बाल्यावस्था को इसी झमेले में निकाला चाहते थे, क्योंकि एक तो इस अवकाश में उन लोगों के सन का असर मदन मोहन के चित्त पर दृढ़ होता जाता था, दूसरे मदन मोहन की अवस्था के संग उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जाती थी, इसलिए मदन मोहन के सुधरने का ये रास्ता न था। मदन मोहन के विचार प्रतिदिन दृढ़ होते जाते थे, परंतु वह अपने पिता के भय से उन्हें प्रकट न करता था। खुलासा यह है कि मदन मोहन के पिता ने अपनी प्रीति अथवा मदन मोहन की प्रसन्नता के विचार से मदन मोहन के बचपन में अपने रक्षक भाव पर अच्छी तरह बर्ताव नहीं किया, अथवा यूं कहो कि अपना कुदरती हक छोड़ दिया, इसलिए इनके स्वभाव में अंतर पड़ने का मुख्य यही कारण हुआ। ब्रजकिशोर ठेठ से मदन मोहन के विरुद्ध समझा जाता था। ब्रजकिशोर को वह लोग कपटी, चुगलखोर, द्वेषी और अभिमानी बताते थे। उनके निकट मदन मोहन के पिता का मन बिगाड़ने वाला वह था। चुन्नीलाल और शंभुदयाल उसकी सावधानी से डर कर मदन मोहन का मन उसकी तरफ से बिगाड़ते रहते थे और मदन मोहन भी उस पर पिता की कृपा देखकर भीतर से जलता था। हरकिशोर जैसे मुंहफट तो कुछ भरमा भरमी उसको सुना भी दिया करते थे, परंतु वह उचित जवाब देकर चुप हो जाता था और अपनी निर्दोष चाल के भरोसे निश्चिंत रहता था। हाँ, उसको इनकी चाल अच्छी नहीं लगती थी और इनके मन का पाप भी मालूम था, इसलिए वह इनसे अलग रहता था। इनका वृतांत जानने से जानबूझकर बेपरवाही करता था। उसने मदन मोहन के पिता से इस विषय में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मदन मोहन के पिता का परलोक हुए पीछे निस्संदेह उसको मदन मोहन के सुधारने की चटपटी लगी। उसने मदन मोहन को राह पर लाने के लिए समझाने में कोई बात बाकी नहीं छोड़ी, परंतु उसका सब श्रम व्यर्थ गया। उसके समझाने से कुछ काम न निकला।
अब आज हरकिशोर और ब्रज किशोर दोनों इज्जत खोकर मदन मोहन के पास से दूर हुए हैं। इनमें से आगे चलकर देखें कौन कैसा बर्ताव करता है। धन्यवाद। आगे के प्रकरणों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।